इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको कोरोना पर 2-3 बड़ी खबरें बता दूं। पिछले 2 दिनों में भारत ने वैक्सीनेशन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 2 दिनों में देश में 1,40,00,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। वैक्सीन को लेकर आज एक और अच्छी खबर आई कि फाइजर की वैक्सीन जल्द देश में मिलने लगेगी। भारत में फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल फाइनल स्टेज में है। वैक्सीन को लेकर तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का डेटा एक्सपर्ट कमेटी के सामने रख दिया है। फेज 3 ट्रायल में कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 77% पाई गई, यानी कोवैक्सीन 77% तक असरदार रही। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की है और उन इलाकों में कंटेनमेंट मेजर्स अपनाने, टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि वैक्सीन पर आज किस तरह सियासत हुई। राहुल गांधी ने कोरोना के नाम पर आज मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन ड्राइव के 2 दिनों के ओवरऑल परफॉर्मेंस की डिटेल्स दे दूं। 21 जून को हमारे देश में कुल 88,09,000 वैक्सीन के डोज लगाए गए और आज 22 जून को अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 52 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और यह संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। अब इन डेटा को स्टेट्स वाइज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले वैक्सीनेशन के विश्व रिकॉर्ड वाले डेटा को समझते हैं। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 21 जून को जिन 10 राज्यों ने सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्टर की, उनमें 17 लाख से ज्यादा टीकाकरण के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा। इसके बाद कर्नाटक में 11 लाख से ज्यादा लगे, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 7.5 लाख वैक्सीन डोजेस लगाई गई। इसके बाद नंबर आता है बिहार, हरियाणा, गुजरात का, जहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम भी टॉप 10 वैक्सीन लगाने वाले राज्यों में शामिल थे। और ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में सिर्फ अर्बन इलाकों में ज्यादा टीके लगे हैं, यह भी समझना जरूरी है। असल में अभी तक यह ट्रेंड दिखता था कि शहरी इलाकों में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच जाते हैं, जबकि गांव देहात में यह संख्या कम रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल 88 लाख में से 56 लाख वैक्सीन डोजेस रूरल एरिया यानी कि गांव देहात के इलाकों में लगी हैं। यह खुशी की बात है। यहां वैक्सीन परसेंटेज करीब 64% रही, जबकि शहरों में करीब 32 लाख टीके लगाए गए। सोचिए, अर्बन सेंटर्स में 36% वैक्सीनेशन हुआ। इसी तरह आज के आंकड़े देखें तो अभी तक 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं और जिन 10 राज्यों में वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस टॉप पर रहा है उनमें यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम और केरल है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया कि जहां तक वैक्सीनेशन ड्राइव के कामयाब होने की बात है तो इसके लिए भारत में कैपेसिटी है। हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि अगर बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता रहे, वैक्सीन की चेन केंद्र से राज्यों और राज्यों से वक्त पर जिलों में बनती रहे तो फिर बड़े पैमाने पर रोजाना मास वैक्सीनेशन हो सकता है। हमारे पास वैक्सीनेट करने की एक क्षमता है। वो क्षमता हमने राज्यों के सहयोग से पिछले अनेक दशकों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तैयार की है। कल राज्यों ने उस क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने उनका सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? भारत सरकार ने न केवल समय पर उनको वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराई, बल्कि उनको एडवांस विजिबिलिटी दी, यानी अग्रिम जानकारी दी कि अगले 15 दिन में आपको इतनी डोजेज मिलेंगी। इससे क्या हुआ? इससे राज्यों की क्षमता बेहतर प्लानिंग करने की बढ़ी। Since the states had advance information of the quantum of doses which were to come and the dates when those doses were supposed to come, the states were in a position to plan in an effective manner. यानी राज्यों ने जिलों को बताया और कोविड टीकाकरण केंद्रों को बताया कि हम आपको इतनी वैक्सीन देने की स्थिति में हैं। इसी को बेहतर प्लानिंग कहते हैं और इसी प्लानिंग की वजह से अच्छी मात्रा में लोगों को टीकाकरण हुआ। आगे जाते हुए जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी क्षमता वैक्सीनेशन की भी बढ़ेगी। कल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टीके लगाए गए थे। यूपी तीसरे नंबर पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। यूपी में आज 7,60,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई
और कल भी करीब 7.5 लाख डोज लगी थी। यानी 2 दिनों में यूपी में 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई है। अब यूपी में वैक्सीनेशन बढ़ाना क्यों जरूरी है, यह भी समझिए। असल में यूपी की जनसंख्या देखें तो दुनिया में चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ही जनसंख्या के मामले में एक अकेले उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी से आगे हैं। चीन की आबादी 140 करोड़, भारत की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है, अमेरिका में कुल 33 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि इंडोनेशिया की आबादी है तकरीबन 28 करोड़। इसके बाद 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बाकी किसी देश में यूपी जितनी आबादी नहीं है। 23 करोड़ वाले यूपी में अभी तक 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। योगी सरकार जून के महीने में रोजाना 6 लाख लोगों को टीका लगाने का प्लान बना रही है और जुलाई में इस आंकड़े को बढ़ाकर 10 लाख करने की बात कह रही है। और ऐसा इसलिए मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन है और लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब प्रोसेस भी ज्यादा आसान हो गया है। लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो डर रहा था, जो डर हुआ करता था, आशंकाएं थी, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। बिहार में भी लोग बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने लगे हैं। कल बिहार में 5,75,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई थी। हालांकि आज ये संख्या थोड़ी कम हुई, आज 2,60,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग सका है। वैसे बिहार की नीतीश सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट अपने लिए तय किया है और इसके लिए हर दिन 3,30,000 वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बताया कि पहले तो वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी स्लो थी, टीके भी ज्यादा नहीं मिल रहे थे, ज्यादा वैक्सीन सेंटर्स पर भी नहीं थी और ऊपर से वैक्सीन को लेकर अलग अलग अफवाहें फैल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं, वैक्सीन सबको मिल भी रही है और किसी तरह की कोई मारामारी दिखाई नहीं दे रही। हम इस वक्त पटना में एक टीकाकरण केंद्र पर हैं। ये होटल पाटलिपुत्र अशोक है और यहाँ पर देखिए लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। बिहार में अभी 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो ये संख्या महज 300 से 400 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ने का नतीजा है और ख़ासतौर से जो टीके की उपलब्धता है केंद्र की तरफ से वो चूँकि अब काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है और इस वजह से अब वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब रफ्तार जो बढ़ी है ये बेहतर है, ये और इसकी आवश्यकता भी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जरूरी है क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज जो सेकंड बूस्टर कहलाता है और उसके बाद आपको कम से कम 2 वीक लग जाते हैं इम्यूनिटी आने में। तो इट इज़ बेटर कि गेट वैक्सीनेटेड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट वैक्सीन। एक स्ट्रैटेजी के तहत कल सारे लोगों को मोबिलाइज किया गया घर घर से। उसमें सारे जीविका का कर्मी भी लगे हुए थे, आपका ICDS का लोग लगे हुए थे, सारे सहयोगी संस्थान सारे लगे हुए थे। तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मुहिम रहा। और अर्बन में जो बात कर रहे हैं तो 18 से 44 कुछ चुनिंदे सेंटर पे ही हम 18 से 18 to 44 लोगों को दे रहे थे, वैक्सीनेशन किया जा रहा था। अब सारे जगह पे 18 से 44 का शुरू हो गया, तो ये आंकड़े अभी और आगे बढ़ने वाले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन बार बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि उन्हें जितनी वैक्सीन डोजेस चाहिए उतनी उन्हें नहीं मिल रही, इसलिए कई बार वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ते हैं। 21 जून को महाराष्ट्र में 3,85,000 वैक्सीन डोज लगी, लेकिन आज करीब 5.5 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि मुंबई में पहले के मुकाबले वैक्सीन की स्थिति थोड़ी सुधरी है। मुंबई में वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें अब नजर नहीं आती, लेकिन इतना जरूर है कि अब भी सेंटर्स के पास स्टॉक सीमित है और अभी भी कुछ जगहों पर 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की और टीका लेने की फैसिलिटी नहीं है। हम पहुंचे हैं मुंबई के नायर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में। अभी भी यहां पर टीकाकरण के लिए एक कर लोग आ रहे हैं। इस अस्पताल में आज सिर्फ 300 टीके का स्टॉक है, उनमें भी 50% ऑनलाइन और 50% ऑन द स्पॉट जो है टीका देने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आज यहाँ पर जो है 18+ लोगों को टीका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि टीका उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मुंबई में क्या ऐसी तकलीफ आन पड़ी है, अड़चन आन पड़ी है कि यहाँ टीकाकरण स्पीड नहीं पकड़ पा रहा? एक्चुअली एज पर अपने पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगा, हमें अब इंस्ट्रक्शन मिले अभी थोड़ी देर पहले ही कि कल से अपने को बूस्ट अप करना है, गियर अप करना है। तो कल से हम पूरा बूस्ट अप करेंगे तो वैक्सीनेशन बढ़ेगा हमारा भी, और हमारा वैक्सीनेशन भी अराउंड 500 to 1000 तक हम प्लानिंग कर रहे हैं कल से। आपका ये पहला डोज है, दूसरा डोज है? दूसरा डोज है।
अच्छा, तो इसके डायरेक्ट आप यहीं पर है, कहीं और भी अस्पताल में गए थे? पहले वो मित्तल हॉस्पिटल में था हमारा मैडम लोग था, अभी वो सब बंद हो गया बोल के इधर भेजे हम लोग। अच्छा, तो क्या वहाँ पर टीका नहीं था एक भी जहाँ पे आप गए थे? अभी कुछ नहीं उधर, हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे वो कार्ड में ट्राई किया, बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्राई किया, वहाँ पे नहीं मिला हम लोगों को, तो नायर में अभी मिल रहा था तो हम लोग ले लिए। अब ज़्यादा आसानी से हो रहा है बिकॉज वैक्सीन के स्लॉट्स जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। अच्छा, पहले क्या दिक्कतें हो रही थी आपको? पहले स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे ना, काफ़ी टाइम वेटिंग चल रहा था, तो स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं। क्या आप भी इसी परेशानी से गुजरे थे कि जब शुरुआत हुई थी, जब वैक्सीन देने की जब शुरुआत हुई थी तब स्लॉट मिलने में बहुत लोगों को तकलीफ हो रही थी, आपको भी ऐसी परेशानी हुई थी? स्टार्ट में तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था, हमारे एज का अलाउ किया था गवर्नमेंट में, हो नहीं रहा था, बट अभी प्रॉब्लम नहीं, अभी हो रहा है आराम से। यस, अभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। आइए आपको अब हम दिल्ली का हाल दिखा दें। 21 जून को दिल्ली में 11 लाख वैक्सीन डोज अवेलेबल थी, लेकिन कल जब पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो रहा था, कहीं 17 लाख, कहीं 10 लाख, 5 लाख वैक्सीन लग रही थी, तब दिल्ली में 76,000 से भी कम लोगों को कोरोना का टीका लगा। आज सुबह जब दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा डोज मौजूद थी, तब शाम तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 लाख से कम ही रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री बार बार कहते हैं कि दिल्ली के लिए सेंटर ने ज्यादा वैक्सीन का इंतजाम नहीं किया। ऐसे ही वैक्सीनेशन हुआ तो फिर दिल्ली की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसके जवाब में आज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन डोज होने के बावजूद अगर टीका न लगाया जाए तो क्या कर सकते हैं। वैसे आज जब हमारे संवाददाता पवन नारा दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गए तो उन्होंने देखा कि कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी नहीं है, मगर ज्यादातर जगहों पर लोग ही नहीं पहुंच रहे। जहां 50 डोज लगनी है वहां 10 डोज लग पा रही है। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के एमसीडी स्कूल में मौजूद हैं, जहां 45 प्लस के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। अगर आप अंदर जाएंगे तो यहां वॉलेंटियर्स हैं, एएनएम दीदी हैं जो इंजेक्शन लगवाएंगी, और डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो डेटा एंट्री करके सर्टिफिकेट जारी करने में मदद करेंगे। लेकिन यहां फिलहाल सिर्फ 8 लोग ही आए हैं। मैम, आपकी क्या भूमिका है यहाँ पर? कितने डोज उपलब्ध होते हैं और कितने एक दिन में लग जाते हैं? डोज डेली के 50 डोज होते हैं और मैक्सिमम 10 डोज लगते हैं। मैक्सिमम 10 लगते हैं। तो जहां पूरे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक डोज लगाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं, एमपी ने जहां कल 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा दी, आंध्र प्रदेश ने 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लगा दी, वहां इस वैक्सीनेशन सेंटर की हालत यह है कि 50 डोज डेली अलॉट होते हैं, जिनमें से 10 ही लग पाते हैं। ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं। और कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? 2, 4, 6, 7, 8, 9, अब 9 हो गए हैं। तो एक बंदा अगर और आ जाए, एक शख्स और आ जाए तो वाइल खुलेगी, यानी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। है वैक्सीन नहीं लगवाने कहेंगे? मैं तो कहूँगा हर एक आदमी मिलकर जो है वैक्सीन लगवाएं। जब सरकार जब खुद लगा रहे हैं तो मुझे लगाने में कोई हिचकिच नहीं है। कोई शंका डर नहीं? नहीं, ऐसी बात सब ठीक। घर में आप लोग देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? कहेंगे भाई नहीं, डरने की बात है नहीं, वैसे है नहीं। 3 दिन तक यहाँ कॉल किया और रजिस्टर खोल के उन्होंने, तब भी कोई ऐसे कुछ नहीं हुआ कि जा रहा है। लोग क्या कहते हैं? कईयों के मुंह से ये सुना है, कहते हैं वैक्सीन लगवाने से मर जाते हैं। अच्छा, ये अफवाह है? अफवाह है। आपको एक दिन में कितनी वायल मिलती है? 10 वायल्स मिलती है एक दिन। 10 वायल्स में हम क्या समझे कितनी डोजेज होती हैं? 100 डोजेज। 100 डोजेज। तो यहाँ 80% तक का रेट है, 80 लोगों को लगती है। 21 तारीख यानी कल जब ये यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो 60 लोगों को लगी, और आज अभी तक 80 का टारगेट अचीव किया जा चुका है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में चल रहे इस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 18 प्लस की वैक्सीनेशन नहीं। वैसे आज कई लोगों ने मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर कई सवाल भी पूछे। असल में कल एमपी में 17 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए थे और ये एक दिन में किसी भी राज्य में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में 5000 लोगों को भी कोरोना का टीका नहीं लगा। अब सवाल है कि अचानक ये संख्या इतनी कैसे कम हो गई? क्या मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है? 17 लाख से यह फिगर 5000 से कम रह गई। तो इस पर आज मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया। विश्वास सारंग ने बताया कि असल में मध्य प्रदेश में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं होती। ये प्रोसेस हफ्ते में 4 ही दिन होती है और आज सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पर कुछ टीके लगाए गए।
हमारे यहाँ हफ्ते में 4 दिन हम कोविड का वैक्सीन लगाते हैं और 2 दिन हम बाकी बच्चों के जो पल्स पोलियो और मीजल्स और बाकी जो वैक्सीन होते हैं उनको लगाते हैं। ये पहले दिन से हमारा यही प्रोग्राम है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार ये हमारा कोविड की वैक्सीन का डे है और मंगलवार और शुक्रवार ये हमारा जो बाकी बच्चों के वैक्सीन है उसका दिन है और रविवार हमारा ऑफ रहता है। तो आज मंगलवार है इसलिए आज नहीं होना था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको मालूम है। जो मैंने आपको डेज बताए हैं वो सरकारी जो व्यवस्था है उसके, पर प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन लगती है वो सभी दिन लगा सकते हैं और उसका निर्णय प्राइवेट सेक्टर स्वयं लेता है। मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये डिटेल में बताया कि ऐसा कैसे हो पाया, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। हम जो सोच रहे थे कि 10 लाख होगा कि नहीं होगा, 16,95,500 से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोग करा पाए, वैक्सीन हम लगवा पाए। एक दिन में ये चमत्कार से कम नहीं है और ये सिद्ध करता है कि अगर टीम स्पिरिट हो, मन में सच्ची लगन और भावना हो, मिलजुल के काम करने का मादा हो, वातावरण बनाने की हिकमत हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। बहरहाल पिछले 2 दिनों से जिस तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है ऐसे ही अगर रोज चले, केंद्र सरकार टीकों का इंतजाम कर दे, राज्य सरकारें मुस्तैदी से टीके लगा दें, लोग बिना किसी डर के, किसी भय के वैक्सीन लगवाएं, तो कोरोना का खतरा वाकई खत्म होने के करीब आ जाएगा। केंद्र सरकार अपने कैलेंडर के हिसाब से साल के अंत तक 216 करोड़ डोजेस वैक्सीन मुहैया कराने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। अब लोगों को भी आगे आना होगा, वक्त पर अपना वैक्सीनेशन करवाना होगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। वैसे आज तीसरी लहर को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी दी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आज एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से कोरोना को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी किया। हालांकि राहुल ने कहा कि उनके श्वेत पत्र का मतलब सरकार की तरफ उंगली उठाना नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कोरोना की दूसरी लहर की बात की थी, लेकिन सरकार ने सही वक्त पर कदम नहीं उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि अब एक बार फिर से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए, कहा कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार का मैनेजमेंट खराब रहा। कांग्रेस के इस व्हाइट पेपर में 4 पॉइंट्स पर फोकस है। पहला पॉइंट तीसरी लहर की तैयारी, दूसरा पॉइंट गरीब छोटे कारोबारियों की मदद, तीसरा पॉइंट कोविड मुआवजा कोष बनाया जाए और चौथा पॉइंट पहली और दूसरी लहर में हुई गलतियों का पता लगाया जाए। क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा। सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। पूरे देश को सेकेंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। कोरोना पर राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने भी जोरदार अटैक किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश में कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को चिढ़ होती है। संबित पात्रा बोले कि राहुल गांधी कोरोना से जंग को डिरेल करने में अथक मेहनत कर रहे हैं, कोविड से लड़ाई में अड़ंगा लगा रहे हैं। कल शाम से ही हम सबको आशंका था, आज हो गया है वो। जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है,
तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। इसके बाद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का दूसरा नाम कंफ्यूजन है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कन्फ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है, नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना है। हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। मैं तो आज राहुल गांधी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी दूंगा। वो शायद हमसे एडवाइस नहीं चाहते, मगर फिर भी मैं दूंगा कि कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे? कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। पहले कांग्रेस ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए थे। जब देश दूसरी लहर से जूझ रहा था तब राहुल गांधी ने कोविड को मोबिड कहना शुरू कर दिया था। जब वैक्सीन केंद्र सरकार प्रोक्योर कर रही थी तो कई नेताओं समेत विरोधी नेताओं ने कहा कि वैक्सीन खरीदने का काम राज्यों को क्यों नहीं दिया जाता। जब वैक्सीन खरीदने की इजाजत राज्यों को दे दी गई तो उसके बाद कुछ दिन बाद यह कहा जाने लगा कि वैक्सीन केंद्र ही खरीदे और राज्यों को दे। अब फिर से केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन दे रही है। इसलिए बेहतर यह है कि वैक्सीन के नाम पर, कोरोना के नाम पर अब सियासत ना हो, सेंटर और राज्य एक टीम की तरह काम करें। हालांकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नई टीम बनाने का काम आज ही शुरू हुआ है। आज दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर 6 जनपथ रोड पर विरोधी दलों के नेताओं की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल हुए और करीब 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में शरद पवार, यशवंत सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। राष्ट्र मंच के बैनर तले हुई इस मीटिंग में पूर्व राज्यसभा सांसद और गीतकार जावेद अख्तर, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज एपी शाह थे। बैठक के बहाने शरद पवार ने विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की। मीटिंग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक माहौल को लेकर बात हुई और एक ऑल्टरनेट विजन तैयार किया जाएगा, इस पर बात हुई। इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक ऑल्टरनेट विजन तैयार किया जाए, ऐसी सोच तैयार की जाए जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे। मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतें देश के हर नागरिक को, खासकर किसानों को और मध्यम वर्ग को लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। तो राष्ट्रमंच उस विषय पर भी एक आम माहौल बनाएगा कि पूरा देश एकजुट होकर के सरकार से कह सके
कि हम लोगों की जेब से ये पैसा लेना आप बंद कीजिए। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ और जिससे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि राष्ट्रमंच की मीटिंग में कांग्रेस को जानबूझकर बुलाया नहीं गया। हालांकि एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने यह कहा कि ये बातें गलत हैं। कांग्रेस के नेताओं को मीटिंग में बुलाया गया था। माजिद मेमन ने 2-3 बातें क्लियर की। कहा कि यह मीटिंग शरद पवार ने नहीं बुलाई थी, मीटिंग यशवंत सिन्हा ने कॉल की थी। जो खबरें आ रही हैं कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है, तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है ये पूरी तरह से गलत है। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को शामिल होना सियासी तौर से मायने रखता है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में एक तालमेल दिख रहा है। जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात हो चुकी है और यूपी में इनका गठबंधन होगा ऐसा तय लगता है। आरएलडी का वेस्टर्न यूपी के जाट समुदाय पर अच्छा असर है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन चुनावी समीकरण के लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। मीटिंग के बाद जयंत चौधरी ने जो बातें कही उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीटिंग के असल मायने क्या थे। मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराजगियां हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की। किसान राजनीति हमेशा असरदार रही है। देश के राजनीति में जब जब परिवर्तन आए हैं उसमें बड़ी भूमिका ग्रामीण अंचल में मतदाताओं की रही है। आज खाद के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम, उत्तर प्रदेश में बिजली के भाव, मंडियों में घटते भाव, ये सारी चीज़ें किसान को चोट पहुंचा रही हैं। किसान सड़कों पर बैठे हैं। 500 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं। सरकार संज्ञान में ही नहीं लेना चाहती। तो ये नाराजगी निश्चित तौर पर हर चुनाव में सामने आएगी। शरद पवार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके घर पर हुई मीटिंग में न तो कांग्रेस का कोई नेता दिखा, न शिवसेना का कोई नेता दिखा। इसे लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से भी सवाल हुए। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के बिना तीसरे मोर्चे का गठन संभव ही नहीं है। मेरी जानकारी और जो मेरी कल पवार साहब से बातचीत हुई है फोन पे, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई राष्ट्रमंच है यशवंत सिन्हा जी का, उसने स्थापन किया था। उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ पवार साहब से बैठक है। अब उनका मसला है, उनका मामला है, क्या चर्चा है क्या नहीं, लेकिन देश के पूरे विरोधी दलों की यह बैठक है क्या, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ। वैसे देखो तो शिवसेना विरोधी दल में है, इंडिया के साथ नहीं, हम कहाँ हैं वहाँ। पवार साहब अगर कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा मंच बनाने की, तो मैं समझता हूँ ये उनकी फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत हो सकती है। शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस दोनों के साथ मिलकर महाअघाड़ी सरकार चला रही है। तीसरे मोर्चे के गठन में भी शरद पवार लीड कर रहे हैं। कांग्रेस को बाहर रखा गया है, तो जाहिर है शिवसेना अभी ये खोलकर नहीं कहेगी कि वो तीसरे मोर्चे में एनसीपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ रहेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी हाईकमान की चिंता थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि पंजाब है, जहां कांग्रेस का झगड़ा सुलझने की जगह और उलझ गया है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर मची खींचतान को खत्म करने के लिए हाईकमान ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन पार्टी के अंदर असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हाईकमान ने एक और कमेटी बना दी। 2 मेंबर की कमेटी में सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी को पंजाब का संकट हल करने की जिम्मेदारी दी गई। 2 मेंबरों की कमेटी दोनों पक्षों से बात करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने सुझाव देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अंबिका सोनी से मुलाकात की भी, और इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में 3 मेंबर्स की कमेटी से भी मुलाकात की और पता चला है कि कैप्टन इस मीटिंग में बहुत नाराज दिखे।
कैप्टन ने कमेटी के सामने सिद्धू की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी पर आपत्ति जताई। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्री पोल वायदे जल्द पूरा करने के लिए कहा। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन पेच यह है कि सिद्धू ने डिप्टी सीएम की पोस्ट लेने से ही इनकार कर दिया है। सूत्रों से यह पता चला है कि इस महीने के आखिर तक पंजाब में कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा है। नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस सिद्धू को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। नवजोत सिद्धू की नाराजगी पर आज कांग्रेस के सीनियर लीडर ने पहली बार खुलकर बात की। हाईकमान की तरफ से 3 मेंबर्स की कमेटी के सदस्य और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने सिद्धू को लेकर कई बड़ी बातें कही। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू ने जिस तरह अपनी बातें रखी हैं वो तरीका ठीक नहीं है। हरीश रावत से ये खास बातचीत की इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। नवजोत जी पार्टी के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति है और उनकी क्षमता का, उनके जोश का और उनके लिए जो लोगों की धारणा है उसका पार्टी भरपूर उपयोग करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू में कुछ विशेषताएं हैं और जब आप वो एक पार्टी में हैं तो उस पार्टी को पूरा हक है कि उनकी उस विशेषता का भरपूर उपयोग करें। लेकिन यही उनकी शिकायत है कि उनकी उपयोगिता का भरपूर इस्तेमाल पार्टी नहीं कर रही है। अभी तक उनकी जो शिकायत है वो वाजिब है और उसका जो मेन गुनाहगार है वो मैं हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी क्षमता का उपयोग हो और उसके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। सर, क्या उनको कोई बड़ा रोल आने वाले दिनों में, क्योंकि इस तरह की बात आ रही थी पीसीसी अध्यक्ष या कैंपेन कमेटी चीफ, क्या इस तरह का कोई बड़ा रोल, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि क्षमता का उपयोग। सिद्धू अपनी पॉपुलैरिटी के प्राइम पर है और इस समय उनको जो भी रोल दिया जाएगा उसको वो विशिष्ट बना देंगे। श्री सिद्धू को हम चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण काम करें और भविष्य के लिए भी पंजाब और कांग्रेस दोनों के लिए मजबूत स्तंभ बने। अब जब ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको उसके लिए धैर्य, समय, सब चीज़ों की ठीक तरीके से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक तरीके से पहचान करनी पड़ती है। मुझे उनका बयान की जो टाइमिंग है वो अच्छा नहीं लगा। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए राहुल गांधी भी मीटिंग्स कर रहे हैं। राहुल ने कल कांग्रेस के कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से बात की थी। मुलाकात और बातचीत का यह सिलसिला आज भी चलता रहा। आज राहुल ने पंजाब कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं से बात की। राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से मुलाकात की। राहुल गांधी से मिलने के बाद बिट्टू ने बताया कि आज 3 मेंबर्स कमेटी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात 3 घंटे तक चली, जिसमें सारे विवादित मुद्दों पर बात हुई। बिट्टू ने कहा कि अब पंजाब का मुद्दा राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया है और 1 हफ्ते के अंदर पंजाब में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 घंटे से ऊपर उनकी मीटिंग हुई है, हर इशू डिस्कस हुआ है वहां पे, पार्टी का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, मिनिस्ट्रीज का हो, चेयरमैनों का है हो, सब चीजें डिस्कशन में आज वहां पे ली गई हैं और बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। सीधी बात है, इलेक्शनों में कैसे जाना है। इस बार अच्छी बात यह है भाई, हाईएस्ट लेवल पे इतना सीरियस लिया जा रहा है पंजाब को खास तौर पे, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, माइनॉरिटी स्टेट है। लीडरशिप खुद वहां पे इंटरेस्ट ले रही है और आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब चीजें उनको ठीक कर लिया जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने खुद अपने हाथ में ये कमान संभाली है और राहुल गांधी जी खुद एक एक चीज मिन्यूटली वो देख रहे हैं और उसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से पंजाब को रीवैम्प करके, पंजाब को और अच्छी तरह करके चलाया जाए, यही उनकी मंशा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाले विधायकों में से एक परगट सिंह भी राहुल गांधी से मिले।
मुलाकात के बाद प्रगट सिंह ने एक बार फिर अपनी बातें रिपीट की। प्रगट सिंह ने कहा कि उन्हें किसी नेता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतभेद मुद्दों को लेकर है और इन मुद्दों को कोई भी हल करे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो पब्लिकली कहता हूं वो भी यहाँ के ही है। इश्यूज सरकार के हैं और हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अगर उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह सॉल्व करते हैं हमें कोई इशू नहीं है। अगर इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे तो ऐसी बात तो जरूर उभरेंगी। क्यों इस बात पे दम है आपको लग रहा है? नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने वो अगर तो हम इशू सॉल्व कर दें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप उसकी जो तस्वीर है सामने आ जाएगी। अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं तो प्रोजेक्शन तो ऐसी हो रही है। क्या कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है पंजाब में? इट इज नॉट कांग्रेस वर्सेस का, यार कोई ग्रुप नहीं है, कोई धड़ा नहीं है। हम सब एक टीम के मेंबर हैं, लेकिन इश्यूज की लड़ाई है। इश्यूज हमें सॉल्व करने चाहिए अगर हमने दोबारा लोगों में जाना। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की खिलाफत करने वाले नेता खुलेआम बात कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू हो, प्रगट सिंह हो या दूसरे नाराज नेता, सब अपनी बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर खुलकर बता रहे हैं। सिद्धू की बातों से कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं और उन्हें चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं। हाईकमान के पास है हमारा ये मैटर, तो 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी परिवारों में भी होता है और पार्टी में तो बहुत बड़ी पार्टी होती है, ये सब ठीक हो जाएगा। सभी पार्टियों में ऐसा चलता है और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वर्गे जो इतने बड़े चेहरे हैं और सीएम हैं पंजाब के, और उनको जैसे तुम ऐसे करके बोलना जो तो ठीक नहीं लगता। सिद्धू साहब को भी हाईकमांड के फैसले का वेट करना चाहिए। हमारे बड़े लीडर हैं सिद्धू साहब जी भी, और ऐसी जो बातें हैं वो बिल्कुल मीडिया में नहीं करनी चाहिए। जो है राहुल जी से, सोनिया जी से वो बात करनी चाहिए। पुराने कांग्रेसी परिवार हैं, वो बैठे हुए पीछे, कल जो आते हैं उनको आके मिनिस्टर बना देते हैं, उनको पावरें दे देते हैं, वो वही आगे जाके इलेक्शनों में तंग करते हैं। जो हमेशा पार्टी में रहा, पार्टी में रहते हैं, जिनकी दूसरी पीढ़ी होगी पार्टी में, तीसरी पीढ़ी होगी, वो पार्टी के खिलाफ ऐसा कभी बयान नहीं देंगे। पंजाब में कांग्रेस की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। अगर पूरी तरह कैप्टन की बात मान लें तो नुकसान, सिद्धू की बात मान लें तो नुकसान। तलाश है बीच के किसी ऐसे सोल्यूशन की जिससे दोनों नेता खुश हो जाएं, और यह काम बहुत मुश्किल है। पंजाब में कांग्रेस अपना घर संभालने में लगी है तो यूपी में बीजेपी भी अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। पंजाब और यूपी दोनों जगह अगले साल फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे, यानी चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त है। बीजेपी को मालूम है कि यूपी की राजनीतिक अहमियत क्या है, इसलिए आज दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता मंथन करते रहे। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह भी मीटिंग में शामिल हुए। हाल ही में यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए एके शर्मा भी मिशन 2022 के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में शरीक हुए। अगले कुछ दिनों में यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन होने हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह ज्यादातर जिलों में बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाया जाए। संघ से जुड़े कुछ पदाधिकारी जैसे दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल भी इन दिनों लखनऊ में हैं, और ये लोग भी अपने स्तर पर बीजेपी नेताओं से बात करके फीडबैक ले रहे हैं। यूपी बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग में गरीब लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने में मदद करने, वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की गई। 2 मीटिंग्स के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इसमें मुख्यमंत्री, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और इंचार्ज राधा मोहन सिंह शामिल हुए। यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ, और जो पैकेज है दीपावली तक सभी गरीबों को फ्री देने का, वैक्सीन राशन फ्री देने की जो योजना है सरकार की दीपावली तक, और इसके लिए भी नीचे तक कार्यकर्ता सभी गरीबों को राशन ठीक ढंग से मिल जाए, इसकी भी चिंता करें। वैक्सीनेशन नीचे तक लोगों को लगे, इसका प्रचार प्रसार करके स्वयं लगे। इसमें सरकार के साथ साथ संगठन के भी नीचे तक बूथ कमेटियां और संगठन के समस्त पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इसमें लगेंगे। और इस मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। दरअसल पिछले महीने ही केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शादी सादे तरीके से हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता, मंत्री शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ वर वधू को आशीर्वाद देने केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, आरएसएस से जुड़े दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल
और क्षेत्र प्रचारक अनिल भी वहां पर मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्राह्मणों की अनदेखी और ठाकुर समुदाय के दबदबे की बातें कही गई, लेकिन बीजेपी ने एक एक करके सारी अटकलों को खत्म करने की कोशिश की। पहले मोदी और योगी मिले, फिर जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करके ब्राह्मण समाज को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई। संघ के पदाधिकारी भी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और आज जिस तरह बीजेपी की स्टेट यूनिट और कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, उससे साफ है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। यूपी में अवैध धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए योगी सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया। इसके बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन कराने वाले पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और अब ऐसा करने वालों की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। इस बीच धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कल गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम को कोर्ट ने 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों की रिमांड मांगते हुए एटीएस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन लोगों से अभी इनके साथियों के बारे में पूछताछ करना बाकी है, कि जानना है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। यही नहीं, इन्हें जो अवैध फंडिंग होती थी, विदेशों से जो पैसा आता था, उसके बारे में जांच करने के लिए इनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट्स की पड़ताल करनी है। इन सब दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। इस बीच धर्म परिवर्तन मामले में आज नए खुलासे हुए। आज हमारे संवाददाता संजय शाह गाजियाबाद में डासना के उस इलाके में पहुंचे जहां पर विपुल विजय वर्गीय का धर्मांतरण किए जाने की बात सामने आ रही है। विपुल विजय वर्गीय का धर्मांतरण करके उसे रमजान नाम दिए जाने में डासना के डॉक्टर सलीमुद्दीन का नाम सामने आ रहा है। सलीमुद्दीन यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। डासना में उनका क्लिनिक है। इसके अलावा वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद कल वो अपने घर पहुंचे। डॉक्टर सलीमुद्दीन पर आरोप है कि उनके इंस्टीट्यूट में ही विपुल विजय वर्गीय का धर्म बदलकर उसे रमजान बनाया गया और फिर कासिफ की बहन से उसका निकाह पढ़वाया गया। विपुल उर्फ रमजान और कासिफ, ये दोनों लोग डासना में यति नरसिम्हानंद सरस्वती के मंदिर में गए थे। संजय शाह को यहां पर डॉक्टर सलीमुद्दीन के पिता भी मिले और जब उनसे धर्मांतरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती। सलीमुद्दीन पे धर्म परिवर्तन कराने का बड़ा आरोप लगा है। मैं कुछ नहीं जानता और मैं उनका पिताजी हूँ। यहाँ कोई विपुल विजय वर्गीय आया था? ये भाषा नहीं समझता। मैं ये भाषा नहीं समझता। एटीएस ने लखनऊ में गिरफ्तारी की है, उसमें ये बताया गया है कि धर्म परिवर्तन का जो पूरा रैकेट था। मैं हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं समझता। लेकिन आप बोल तो रहे हिंदी। क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे मुझसे बात मत करो खामखा की। क्यों? हमारे संवाददाता संजय शाह ने डॉक्टर सलीमुद्दीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आए। हालांकि कल उन्होंने जमानत के पर रिहा होने के बाद ये कहा था कि उन पर लगे के आरोप बेबुनियाद हैं और कोर्ट से उन्हें उस इंसाफ की उम्मीद है। जो ये आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मैं बाइज्जत बरी हूँगा और मुझे संविधान पर भी पूरा भरोसा है, न्यायपालिका भी भरोसा है। तो जो आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं और जो कोर्ट में ये जो केस चल रहा है तो विचाराधीन है। तो मैं पूरा और मेरा परिवार जो है वो सब सहयोग कर रहा है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल बाइज्जत, चूँकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए योगी सरकार अब एटीएस को और ज्यादा पावर देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज होम मिनिस्ट्री को आदेश दिए कि धर्म परिवर्तन पर नजर रखने के लिए एटीएस में स्पेशल सेल बनाया जाए। धर्म परिवर्तन कराने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है एटीएस को हम और मजबूती से काम कराएं, एटीएस को गृह विभाग के माध्यम से और मजबूत करने और उनमें और अधिकारी देने और इस तरह का विशेष सेल गठित करने के लिए जो इन कार्यों को प्रभावी रूप से अनुश्रवण कर सके, ये मुख्यमंत्री जी ने परसों आदेश दिया था, उसका क्रियान्वयन आजकल तक हम लोग करा दें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से जो है उन्होंने ये पूरी व्यवस्था दी है 2017 से, तो हर क्रिमिनल को जीरो टॉलरेंस पर रखा है और क्रिमिनल को जीरो टॉलरेंस पर रखने का मतलब कार्रवाई भी हो, जेल भी जाए,
बाहर भी ना निकलें, एनएसए भी लगाया जाए और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए और गैंगस्टर के साथ साथ उनकी संपत्ति कुर्क भी की जाए। ये भी एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें भी जो धाराएं हैं उन धाराओं के आधार पर गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई करके कुर्की की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार ने आज ही धर्म परिवर्तन कराने वालों की संपत्ति कुर्क करने की बात कही और एक्शन शुरू भी हो गया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के इन आरोपियों ने जितनी भी संपत्ति जमा की है उसे कुर्क किया जाएगा। साथ ही इस बात की संभावना भी तलाशी जा रही है कि क्या इनके खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो धर्मांतरण का एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, शासन से इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। योगी सरकार ने जब से गड़बड़ी फैलाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया है तब से इसका खौफ भी दिखा है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा का हर्जाना दंगाइयों की प्रॉपर्टी बेचकर वसूला गया। बाहुबलियों की प्रॉपर्टी भी या तो जब्त कर दी गई या ढा दी गई और अब अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों की संपत्ति पर कुर्की के आदेश देकर योगी सरकार ने यह मैसेज दे दिया है कि जो भी यूपी में धर्म के नाम पर गुंडागर्दी के दम पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है? प्रधानमंत्री से मिलने आए कश्मीरी नेताओं ने परसों होने वाली मीटिंग को लेकर क्या कहा, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आज श्रीनगर से बड़ी खबर आई। गुप्कार अलायंस के नेता दिल्ली आएंगे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिगामी जैसे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के 14 लीडर्स को इनविटेशन भेजा गया है और आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पर इतने बड़े लेवल पर कोई बैठक होगी। आज गुप्कार के लीडर्स ने क्लियर कर दिया कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है और इस पर महबूबा मुफ्ती तो एक कदम और आगे निकल गई। उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पर भारत सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से ही आ रही है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है। हमले में जम्मू कश्मीर सीआईडी के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकियों की तलाश जारी है। इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार श्रीनगर के पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड। और अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान में गरीबी पर इमरान सरकार का झूठ 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया और उसके बाद इमरान खान का पाकिस्तान में कैसे मजाक उड़ रहा है, ये देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।